डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाली जो वीडियोस है यानी कि इस चैप्टर की जो वीडियोस है उनके अंदर हमने इस चैप्टर का कंसेप्चुअल पार्ट यानी कि इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर यानी कि चैप्टर आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा है जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस है पेज नंबर 143, 144, 145। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आपने जो चैप्टर के कंसेप्ट किए हैं, अगर आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज। जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना उसके अंदर कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। कब? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस, जब हम दोनों के बीच यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच को अगर डिस्टेंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और कितना? हाफ कर देंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है तो उन दोनों के बीच में एक सर्टेन फोर्स लगता है। वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगाना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है तो आपके पास फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, R होता है दोनों के बीच यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों के बीच जो सेंटर से जो डिस्टेंस लेते हैं उसको R बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, कब? जब हम डिस्टेंस को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले से हमें साफ पता लग रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ उल्टा कनेक्शन। उल्टा कनेक्शन का मतलब अगर दोनों के बीच डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बढ़ने वाला है स्टूडेंट। अब बात आती है कि कितना रिड्यूस कर रहे हैं, डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, तो अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू जो है ना कितना चेंज हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस को अगर हाफ कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करोगे, आप डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हो, हाफ कर रहे हो। अगर पहले r था तो अब r/2 कर रहे हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर। इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा r²/4, यानी कि फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4/r², यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होने वाला है, 4 टाइम इंक्रीज होने वाला है। अगर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स F था तो अब जो है ना 4F होने वाला है स्टूडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने वाला और कितना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। अगर यही क्वेश्चन इससे उल्टा पूछा होता कि आपका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में अगर हाफ करने की बजाय आपको पूछा था डिस्टेंस जो है ना अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दें, फिर क्या होगा, डिस्टेंस डबल मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना होगा, देख लीजिए, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2 टाइम्स डबल कर रहे हैं ना, तो 1/2r का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है कितना, 1/4r², यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 होने वाला है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले अगर आपका F था तो अब इस F का 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा, जो पहले था उसका 1/4 यानी डिक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन
ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका दोनों के ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना उनके साथ रिलेशन होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन अगर आपका कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, वो अगर फ्री फॉल हो रहे हैं, यानी अर्थ के ऊपर ही मान लीजिए फ्री फॉल हो रहे हैं, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ना अर्थ के सरफेस की तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो आपका जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट फॉल होगा, जबकि आपका जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो जो फॉल होगा तो वो धीरे धीरे होगा, उसका यानी कि उसका वेलोसिटी कम होगा, जबकि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यानी कि आपका जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सीलरेशन जो है ना वो कम प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है स्टूडेंट। तो आपको बता दें कि इसका जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो एक फिक्स होता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है ना उनके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो एक्चुअली बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है स्टूडेंट। चाहे बॉडी हैवी है चाहे लाइट है, उन दोनों के बीच में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे फॉल होता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फास्टली जो फॉल होता है। इसका रीज़न देखिए ये अलग अलग फैक्टर है कि अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर जैसे आपके पास एक पेज है, ठीक है, एक पेपर है, उस पेपर को आप इस तरह से ऊपर से फॉल करते हो तो वो लहराता हुआ धीरे धीरे झूमता हुआ नीचे आता है, जबकि आप अगर के पास स्टोन है उसको फ्री फॉल करवाते हो तो वो एकदम से स्पीड से नीचे आ जाता है। तो इसका रीज़न यही रहता है कि आप जो पेज ले रहे हो ना उसका एरिया ज़्यादा होगा स्टूडेंट। एरिया ज़्यादा यानी कि एयर जो है ना आसपास एयर है वो क्या कर रही है, उसका अपोज कर रही है, उसके मोशन का अपोज कर रही है, यानी कि उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसके कारण वो पेज जो है ना आपका लहराता हुआ नीचे आ रहा है। जबकि आपका जो स्टोन था ना, स्टोन के ऊपर जो ये एयर जो फोर्स लगा रही थी वो कम लग रहा था स्टूडेंट, ठीक है, जिसके कारण यह फास्टली जो है ना नीचे आ गया। लेकिन जो अर्थ फोर्स लगा रही थी ना उसके कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था ना वो एक्चुअली उस बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता, आपके सामने है, देखिए कोई भी बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रही है, तो उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उस बॉडी का मास कितना है और उसके अंदर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बता देंगे ना कि उस बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि निकालने का ये बड़ा F = Gm1m2/r², यानी कि G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, m1 मान लीजिए मास ऑफ द अर्थ, m2 की जगह आप स्मॉल m मान लीजिए क्योंकि यहाँ स्मॉल m लिया हो ना। स्मॉल m क्या है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है उसका मास, r² दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी फोर्स है उस बॉडी पे लग रहा है, वो ये भी फोर्स है उस बॉडी पे लग रहा है, दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। आपके पास क्या बचेगा, A = Gm/r²। G क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या, मास ऑफ अर्थ, r क्या, दोनों के बीच का सेंटर से डिस्टेंस या अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो आपके पास ये सारी कांस्टेंट है, सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, यानी ये क्या था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। कौन सा एक्सीलरेशन, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ, उसके कारण उस बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला। इसलिए ए को हम बराबर लिख सकते हैं स्मॉल g, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल g भी क्या है, एक एक्सीलरेशन है, किसकी वजह से जो हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए स्मॉल g से डिनोट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं g, यानी कि एक्सीलरेशन आ गया कितना, Gm/r²। तो ये जो उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आया है, यानी कि अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया उसके कारण उस बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू आई है, और ये उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में बताइए उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मास का जिक्र कहीं आया है क्या, इस फॉर्मूले में उसका मास है ही नहीं, यानी कि उसका मास जो है ना वो उस एक्सीलरेशन
पे जो है ना डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि आपका जो स्मॉल जी का फॉर्मूला है ये है, इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का मास जो है ना है ही नहीं, इस फॉर्मूले में नहीं है, तो ये स्मॉल जी है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कैसे करेगा। यानी ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अर्थ के मास पे जो कांस्टेंट रहता है, यानी कि अर्थ सरफेस पे कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि आपका कोई भी बॉडी है, चाहे हैवी है चाहे लाइट है, उनके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ये होता है g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे लाइट ऑब्जेक्ट है चाहे हैवी ऑब्जेक्ट है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो इतना हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। जो अदर फैक्टर है उनके कारण ये जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यानी कि फ्री फॉल हो रही है, तो आसपास की जो चीज़ें हैं वो जो उस पर फोर्स लगा रही है उसके कारण उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमने पीछे जो कंसेप्ट किए थे उन वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। यानी कि उन थर्ड क्वेश्चन आपका कि 1 kg ऑब्जेक्ट है, 1 kg ऑब्जेक्ट 1 kg मास है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो अर्थ की तरफ या अर्थ उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कितना लगा रही है ये आपको बताना है। तो ये आप पिछली जो वीडियोस हैं उनके अंदर देख सकते हो कि आपका जो 1 kg ऑब्जेक्ट्स है वो अगर फ्री फॉल हो रहा है यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वो अर्थ लगा रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg मास का जो ऑब्जेक्ट है उस पर 9.8 न्यूटन, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था आप उसमें जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which the moon attract the earth? Why? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि आपका जो अर्थ है और जो मून है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जिस फोर्स को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका अर्थ और मून जो है इन दोनों पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून? कह रहा है कि जो अर्थ है वो क्या मून को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ दैट इज ग्रेटर, और अर्थ जो है ना एक फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो बताना है कि जो फोर्स है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो ग्रेटर है या स्मॉलर है या सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। यानी कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मून पे वो बताना है कि अर्थ जो लगा रहा है वो मून लगा रहा है उससे ग्रेटर देन फोर्स लगा रहा है या सेम लगा रहा है या स्मॉल फोर्स लगा रहा है, और वाई आपको रीजन भी देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। F ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो अर्थ लगा रही है, यानी कि Fe लिखा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या होगा, G किस किस के बीच में लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून। Me लिखा है ना मास ऑफ अर्थ, mm मतलब मास ऑफ मून, अपॉन में r² है दोनों के बीच डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मून, वो कितना लगा रहा है, फॉर्मूला सेम। देखिए Fm यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, Me क्या होता है, Me होता है मास ऑफ अर्थ, mm मास ऑफ मून। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास का प्रोडक्ट अपॉन में r² यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रही है मून पे, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून लगा रहा है अर्थ पे। दोनों के दोनों देखिए बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, सेम है। तो Fe लिख सकते हैं Fm के यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ = ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, यानी कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि कैसा लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड द मून। कह रहा है कि अगर आपका जो मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है,
देखिए मून जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि आपको पता है इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक सर्टेन फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कह रहा है मून भी लगा रहा है अर्थ के ऊपर, तो आपका जो अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। तो आपको एक बात बताएं स्टूडेंट, अगर मैं इस दीवार पे फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये नेसेसरी है कि जब मैं इस दीवार पे फोर्स लगाऊंगा तो ये दीवार मूव कर जाएगी या जो है गिर जाएगी पीछे की तरफ? ऐसा होना जरूरी कंपलसरी तो नहीं है ना। यानी कि एक सर्टेन फोर्स, अगर एक लिमिट है उससे उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, क्या पता ये गिर जाए। लेकिन इस तरह से अगर मैं नॉर्मल फोर्स लगाता रहूँगा तो ये नहीं गिरेगी। तो अगर ये मूव नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स तो लगा रहा हूँ फिर भी ये मूव नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या होता है, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं उससे ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होता है। अगर हम उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये दीवार जो है ना वो मूव कर जाएगी, गिर जाएगी। तो ऐसा यहाँ हो रहा है, मून जो है ना वो अर्थ पे फोर्स तो लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो कैसी फोर्स लगा रहा है वो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। जितना मून अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ भी मून के ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है। अगर आपका जो गेम होता है रस्साकसी वाला गेम, इधर ए टीम होती है, बी टीम होती है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर इधर से ये टीम जो है ना 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है, ये टीम जो इधर से 10 न्यूटन लगा रही है, दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहा है, तो ये आपका जो पेन है या जो आपका जो रस्सी होता है वो मूव करता है क्या? कहीं मूव नहीं करेगा। यानी कि दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। सेम यहाँ हो रहा है, मून जितना फोर्स लगा रहा है ना अर्थ पे, अर्थ भी उतना ही मून पे लगा रही है। सेम फोर्स लग रहा है, तो आपका जो मून है और जो अर्थ है ना वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो कम नहीं हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसको डबल कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मास का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों बॉडीज़ के मास का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि अगर इन दोनों का मास, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो मास है इसको अगर डबल कर दोगे ना तो फोर्स भी क्या होगा, यानी कि इसको अगर इंक्रीज करो तो ये इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करो तो ये भी डिक्रीज होगा। अगर इसको मास को क्या कर रहे हो, इसमें देखिए डबल कर रहे हो ना, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा और कितना, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए दी मास ऑफ दी बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है ना, यानी कि दोनों का डबल कर दें, यानी कि m1 है तो इसको 2m1 कर दें, और m2 है तो इसको 2m2 कर दें, यानी कि ऐसा कर दें 2m, इसको भी डबल कर दिया और दूसरी बॉडी का मास था उसको भी डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ तो प्रोडक्ट को डबल किया था, यहाँ मास के, यहाँ दोनों मास, दोनों बॉडीज का जो मास है ना उसको अगर डबल कर दें तो टोटल कितना चेंज हुआ, यानी कि 4 टाइम्स m1 इंटू m2, इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी कि टोटल चेंज फोर्स के अंदर कितना आया, 4 टाइम्स। तो यहाँ देखिए अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो डबल कर दोगे ना तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज पहले डबल कर दें और फिर ट्रिपल कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका इसके साथ उल्टा कनेक्शन है। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए डिस्टेंस से डबल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2r का स्क्वायर देख लीजिए कितना होता है, 1/4 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना 1/4 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर f था तो अब f
इंटू में 1/4, यानी कि 1 पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट, ट्रिपल कर दोगे तो यहाँ अगर r था तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/9 का 9 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहले का 1/9 हो जाएगा। यानी कि अगर पहले आपका f था तो अब हो जाएगा f इंटू में 1/9, समझ रहे हो ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पहले का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन है, सॉरी 12th नहीं है, 6th के बाद, हाँ 6th के बाद जो क्वेश्चन है ना वो आपका यानी कि बहुत ही आसान है, जो हमने पहले जो आपका कंसेप्ट वाली वीडियो है उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को, तो हम इसके बाद डायरेक्ट 12th क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल शोवर देन ए दैट इज ए क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। अगर कह रहा है कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि हमारे पास एक सीट है, एक पेपर है, ठीक है, एक सीट है, इसको जब फ्री फॉल करवाते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे टहलता हुआ आता है, जबकि इसी पेपर का अगर हम इस तरह से करके एक बॉल बना लें और उस बॉल को अगर फ्री फॉल के लिए किसी हाइट से ड्रॉप करें तो वो बॉल जो है ना इससे फास्ट आएगा। तो रीज़न क्या हुआ, जितना देखिए मास जो है ना दोनों का सेम है, यानी कि आपका जो पेपर था उस पेपर को आपने जैसे फ्री फॉल करवाया तो वो धीरे धीरे आ रहा था, उसी पेपर को हमने क्या किया, उसी पेपर का हमने एक बॉल बना लिया और उसको जब ड्रॉप करते हैं तो इससे फास्ट उसका स्पीड ज़्यादा होता है नीचे आने का। तो रीज़न क्या होता है, मास तो बिल्कुल सेम है, तो आपका रीज़न ये रहता है कि जो आपका सीट है ना, सीट का एरिया ज़्यादा है स्टूडेंट, देखिए एरिया ज़्यादा है, तो ये जब सीट नीचे आ रही है ना तो इसके पास नीचे जो एयर है ना वो क्या कर रही है, इस पर फोर्स लगा रही है, यानी कि इसके मोशन का अपोज कर रही है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण ये जो है ना स्पीडली नहीं आ पा रहा है। हर जगह देखिए एरिया ज़्यादा होगा तो एयर जो है ना फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ मूव नहीं होने दे रही है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना, इसके मोशन को अपोज कर रही है। जबकि आप इसका एक बॉल बना लेते हो तो तब भी अपोज एयर करती है, लेकिन तब इसका एरिया थोड़ा होता है। तो अब तो अगर बॉल बना लेते हैं तो एरिया थोड़ा होगा, तो बॉल जो आपका आसपास एयर है वो भी इसके कांटेक्ट में कम रहेगी, तो जो आपका एयर जो फोर्स लगा रही थी यानी कि इसका अपोज कर रही थी वो कम कर पाएगी स्टूडेंट। ठीक है, जिसके कारण अगर अपोज कम होगा तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो आपका जो बॉल बना रखा है जिस पेज का, वो पेज जो है ना आपका बिल्कुल फास्टली नीचे की तरफ मूव करेगा। इसके बाद आपका एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन, इससे पहले जो था ना 11th क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, सॉरी ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सरफेस के मून पे, वो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना उसका 1/6, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना उसका 1/6 लगता है मून के सरफेस पे उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोई 10 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो मून पे कितना होगा और उसका वेट अर्थ पे कितना होगा। वेट मतलब समझ रहे हो ना, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूछ रहा है कि कोई 10 kg मास का ऑब्जेक्ट है, वो अगर अर्थ सरफेस पे है तो वो अर्थ जो है ना उसको कितने फोर्स के साथ जो है ना नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है, और उसी फोर्स को हम नाम देते हैं वेट का, है ना। और सेम बताना है कि जो मून है वो 10 kg मास, सेम ऑब्जेक्ट है, 10 kg मास का ऑब्जेक्ट है, उसको कितने फोर्स के साथ जो है ना अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि उसका वेट कितना है मून के सरफेस पे, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका जो यानी कि जो फोर्स होता है, यानी कि अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेट का मतलब उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगा रही है अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी स्मॉल m होता है यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ए उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg मास का है, और एक्सीलरेशन अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो स्मॉल जी ई यानी कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कहाँ पे, ई का मतलब अर्थ के ऊपर कितना वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर जो आपका 10 kg मास का बॉडी है ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि उसका वेट कितना है। तो देखिए
मास 10 kg पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू अर्थ के ऊपर है तो 9.8 रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास एफ आ जाएगा 98 न्यूटन, यानी कि उस बॉडी का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना आ गया 98 न्यूटन वेट आ गया। अब बात करते हैं वेट ऑन मून। मून पे उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट कितना होगा, मून के ऊपर उसका मास सेम रहेगा 10 kg मास है, ठीक है। अब वेट की बात करें, वेट मतलब मून उसको कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। स्मॉल है, मास है ऑब्जेक्ट का 10 kg दिया हुआ है। ए यानी मून सरफेस के ऊपर जो है ना एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, यानी कि यहाँ अर्थ सरफेस पे होता है उसका 1/6, यानी अर्थ सरफेस पे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसका क्या कर देंगे 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ ए की जगह, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यानी फोर्स आ जाएगा अर्थ सरफेस पे लग रहा है 16.3 यानी 16.3 न्यूटन, यानी कि ये जो फोर्स है ना वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट है मून के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा 16.3 न्यूटन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका देखिए 13 क्वेश्चन आपका, ए बॉल इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, सेकेंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या है, आपके पास एक बॉल है जिसको आप क्या करते हो वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंकते हो। तो जब आप उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसका जो वेलोसिटी है ना वो कितना, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि वो मैक्सिमम वो बॉल जो है ना किस हाइट पे जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए बॉल को आप इस तरह से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल का जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो बॉल का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी 0, यानी कि वो बॉल जो आपका एकदम से रेस्ट में आएगा और वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसका वेलोसिटी जो इंक्रीज होगा और बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा तो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम यानी कि वो हाइट बतानी है जहाँ तक ये बॉल जो है ना आपका जाता जाएगा और जहाँ पे आके रुक जाता है, रुकने के बाद वापस नीचे जाएगा ना, तो कितना मैक्सिमम हाइट जो है कवर कर लेता है, कितना वर्टिकली डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर लेता है, वो बताना है। दूसरा कितना टाइम, यानी कि आपने जैसे बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे गया, वापस से नीचे आया और सरफेस पे आ गया, यानी कि टोटल टाइम आने में कितना, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा प्लस वापस अर्थ सरफेस के ऊपर आने में कितना टाइम लगा, यानी कि टोटल टाइम टेकन निकालना है आपको। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ 49 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, बॉल का जो वेलोसिटी लगातार कम होता जाएगा, एकदम से एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी 0। वो वेलोसिटी कौन सा होगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। इसके बाद जी का वैल्यू देखिए, इसके अंदर जी का वैल्यू क्या लाएंगे, प्लस का। उसके अंदर एक्सीलरेशन जो है ना कैसा प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड उसका लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन अर्थ सरफेस के ऊपर कितना प्रोड्यूस होता है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसके अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितना, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट्स को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो, नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव, कितना, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, एच हाइट, यानी कि उसने कितना हाइट कवर किया, कितने मैक्सिमम हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो थर्ड इक्वेशन होता है मोशन का 2as = v² - u²। तो यहाँ पे देखिए वो जो आपका थर्ड इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। 2as, ए की जगह क्या आएगा, ये क्या था, एक्सीलरेशन। यहाँ एक्सीलरेशन का यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए की जगह जी आ जाता है। एस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज कर रहे हैं, वर्टिकल हाइट, तो h हो जाएगा 2gh = v² - u²। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपका 2 देखिए, g का वैल्यू रख दीजिए माइनस का 9.8, h कैलकुलेट करना है, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 49 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास माइनस का 19.6 h आ जाएगा, = ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपका v 0 है। इसके बाद 49 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा
नेगेटिव साइन है, 49 का स्क्वायर आ जाता है 2401। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, एच को अकेला छोड़ दीजिए, एच के साथ जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 19.6, इसके डिवाइड में आ गया, इसको सोल्व करोगे तो एच आपके पास आ जाएगा 122.5 मीटर, यानी 122.5 मीटर। ये आपके पास आ गया एच हाइट, यानी कि इतनी हाइट तक आपका जो बॉल है वो जाएगा। इस हाइट के बाद बॉल जो रेस्ट में हो जाएगा वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टाइम निकालेंगे, यानी कि आपको पता है ये रूल है कि बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगा ना, अगर हमें पता लग जाए कि बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा तो उस बॉल को नीचे आने में भी सेम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बॉल के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉल जब नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन सेम प्रोड्यूस हो रहा है तो टाइम टेकन भी सेम होगा, यानी कि बॉल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना टाइम हमें बॉल को, यानी कि बॉल को नीचे आने में लगेगा। इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, उसका यानी कि डबल टाइम लगा, यानी कि उसको टाइम को डबल कर देंगे तो वो टाइम टेकन आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। तो हम ले रहे हैं u हमें दिया हुआ 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है, v 0 दिया हुआ है, g जो है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t कैलकुलेट करना है। ये t कौन सा है कि बॉल जब ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 49 है, g का वैल्यू ऊपर जा रहा है बॉल माइनस का 9.8 है, t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए माइनस का 49 t हमारे पास बच गया इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया था स्टूडेंट के, आप सोच रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो 9.8 t है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ t चाहिए, तो इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेकंड, यानी कि टाइम आ जाएगा 5 सेकंड। ये कौन सा टाइम है, बॉल को ऊपर जाने में लगेगा, और बॉल को नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, कितना, यानी कि 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम t, तो 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड कितना, 10 सेकंड, यानी टोटल टाइम t जो है ना वो कितना लगा, 10 सेकंड। बॉल को यानी कि ऊपर प्लस बॉल को नीचे आने में टाइम लगा 10 सेकंड। तो ये था क्वेश्चन आपका।